हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे उपसर संयोजी यौगिकों का इंट्रोडक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं उपसर संयोजी यौगिक क्या होते हैं। तो उपसर संयोजी यौगिक को जटिल यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? जटिल यौगिक, जटिल यौगिक या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंग्लिश में, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और दूसरा इनका नेम संकुल यौगिक भी है। ठीक है, तो इनको ही क्या बोला जाता है? संकुल यौगिक या उपसर संयोजी यौगिक या फिर जटिल यौगिक। अब ये संकुल यौगिक होते क्या है, इन्हें संकुल यौगिक या जटिल यौगिक क्यों बोला गया है वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में घुलने के बाद भी अपनी पृथक पहचान बनाए रखते हैं। मतलब जलीय विलयन में ये घुलते नहीं है पूर्ण रूप से। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे CONS3 का होल 6 Cl3 पॉजिटिव है। ठीक है, ये प्रयोगशाला में बनने वाला प्रथम उपसर संयोजी यौगिक है। इसे सर्वप्रथम अल्फ्रेड वर्नर ने बनाया था। ठीक है, तो ये उपसर संयोजी यौगिक है जो कि प्रथम उपसर संयोजी यौगिक है। अब ये है, अगर ये जलीय विलयन में घुलेगा भी तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, अभी हम इनकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं। पहले इसे देखो, CONS3 का होल 6 है। ठीक है, ये क्या है? CONS3 का होल 6 इतना अलग सेपरेट हो जाएगा, केवल जो बाहर होगा वही आयनित होगा। तो Cl3 नेगेटिव, यहाँ पर 3 पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें आयनों की संख्या कितनी है? एक तो ये CONS3 का होल 6 3 पॉजिटिव, मतलब एक आयन तो ये हो गया। आयनों की संख्या तुम्हें आगे नंबर से देखनी है, मतलब ये एक आयन है, बाकी 3 क्लोराइड आयन है। तो टोटल इसमें आयनों की संख्या कितनी है? 4 है। अब इसे संकुल यौगिक क्यों बोला गया है? कि क्योंकि देखो, ये घुलने के पश्चात भी इसकी पृथक पहचान बनी हुई है। मतलब ये पूर्ण रूप से इसने अपनी पहचान नहीं खोई है। तो ये कैसा यौगिक हो गया? संकुल यौगिक, क्योंकि इतना ऐसा ही रहेगा और ये Cl3 नेगेटिव अलग हो गया। तो इस तरह के जो भी यौगिक होंगे उन्हें संकुल यौगिक कहा जाएगा। ठीक है, अगर कोई सरल यौगिक होता जैसे KCl MgCl2.6H2O, ठीक है, ये कार्बन लाइट है, ये सिंपल यौगिक है। ये क्या है, जैसे ही इसे जलीय विलयन में घोलेंगे तो ये पूर्ण रूप से घुल जाएगा और इसकी पृथक पहचान क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। पोटेशियम पर एक पॉजिटिव आएगा, Cl देखो एक ये है और 2 ये है, तो टोटल 3 Cl नेगेटिव, बाकी H2O अलग हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये पूर्ण रूप से घुल गया है, मतलब सरल यौगिकों की पृथक पहचान समाप्त हो जाती है घुलने के बाद, इसलिए इन्हें सरल यौगिक बोला जाता है। जबकि जो सिंपल, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उपसर संयोजी यौगिक, वो जलीय विलयन में घुलने के पश्चात अपनी पृथक पहचान को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। तो ऐसे यौगिकों को क्या बोला जाता है? उपसर संयोजी यौगिक। अब तुम्हें इनकी टर्मिनोलॉजी देखनी है ना। एक दो और उदाहरण देखते हैं, जैसे हमारे पास है K4FeCl का होल 6 पोटेशियम फेरी साइनाइड है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अगर घुलेगा तो पोटेशियम ही तो बाहर है, अंदर वाला बिल्कुल एज इट इज रहेगा। तो ये देखो K पॉजिटिव है ना, पोटेशियम पर पॉजिटिव +1 होता है, और ये कितने हैं? 4 है, तो 4K प्लस, बाकी देखो FeCl का होल 6। ठीक है, ये तो ऐसा ही रहेगा, FeCl का होल 6। अब तुम्हें क्या देखना है, ये 4 पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा? 4 नेगेटिव, इस तरह से आएगा। तो एक आयन ये है पूरा और 4 ये है, तो आयनों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई? 5। क्योंकि कभी कभार पेपर में आयनों की संख्या भी पूछी जा सकती है कि ये कितने आयनों में डिवाइड होगा, इस तरह से। एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक लिया है K3FeCl का होल 6। ठीक है, Cl का होल 6। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है वो तुम्हें नजर आ रहा है, पोटेशियम 4 थे, यहाँ पर 3 है। ये पोटेशियम फेरी साइनाइड था, ये पोटेशियम फेरो साइनाइड है। तो इसमें देखेंगे तो ये K प्लस कितने मिलेंगे? 3, बाकी ये पूरा आ जाएगा FeCl का होल 6।
ठीक है, क्या आएगा Cn का होल 6 और यहाँ पर कितना होगा 3 नेगेटिव, क्योंकि ये 3 पॉजिटिव है तो उतना ही यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव होता तो उतना ही क्या आता पॉजिटिव, जैसे कि देखो यहाँ हो रहा है 3Cl नेगेटिव था तो इस पर 3 पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ 4 पॉजिटिव तो 4 नेगेटिव आ रहा है, अपोजिट चार्ज जाएगा उस पर। तो इसमें आयनों की संख्या कितनी होगी 3 ये है और 1 ये है, कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इस तरह से हम उपसहसंयोजी यौगिकों में आयनों की संख्या देख सकते हैं वियोजित होने के पश्चात, और ये वियोजित होने के पश्चात भी अपनी पृथक पहचान बनाए रखते हैं, तो इसीलिए इनको जटिल यौगिक या फिर संकुल यौगिक कहते हैं। अब जैसे हमारे पास है CONS3 का होल 6, ठीक है, Cl3 बाहर था इस तरह से। अब इनकी टर्मिनोलॉजी तुम्हें देखनी है, क्या बोलते हैं। ये जो होगा इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, ये क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, ये तुम्हें पता होना चाहिए। केंद्रीय धातु परमाणु मतलब सेंट्रल मेटल एटम है ये। बाकी इसे छोड़कर जो भी अंदर होगा उसे बोलेंगे लिगैंड, ठीक है। ये NS3 कैसे यूज हो रहा है, लिगैंड है, ये एज अ लिगैंड की तरह यूज हो रहा है, इसे लिगैंड बोलते हैं। और बाहर जो भी होगा वो क्या होगा प्रत्यायन, ये क्या है यहाँ प्रत्यायन। हालांकि क्लोराइड नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव होता तो वो ज्यादातर लेफ्ट में लिखा होगा, वो भी प्रत्यायन ही होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट स्फीयर, अब ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है बड़ा कोष्टक मैथ में बोलते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या बोलना है इसे उपसहसंयोजी गोला, ठीक है। ये क्या है उपसहसंयोजी गोला इसे बोला गया है, मतलब कोऑर्डिनेट स्फीयर, क्या कहते हैं इसको कोऑर्डिनेट स्फीयर। तो ये टर्मिनोलॉजी है वो तुम्हें याद रखनी है। अब इनका जब IUPAC नाम लिखा जाता है, जो कि आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, IUPAC नाम अगर लिखते हैं तो सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है, ठीक है। कौन सा धनात्मक भाग, मतलब बाहर जो होगा उपसहसंयोजी गोले के बाहर प्रत्यायन में, ठीक है। अगर प्रत्यायन धनात्मक है तो उसे पहले लिखा जाएगा, वो अगर नहीं है तो फिर उपसहसंयोजी गोले में प्रवेश करना है। यहाँ पर लिगैंड को लिखेंगे, फिर क्या लिखते हैं लिगैंड का नाम लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली, क्योंकि यहाँ तो अभी एक ही लिगैंड है, एक ही तरह के हैं लिगैंड सभी, लेकिन अलग अलग तरह के होंगे तो उनको अल्फाबेटिकली लिखेंगे। अभी उदाहरण लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखना है केंद्रीय धातु परमाणु को लिखना है, क्या लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। उसके बाद धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी उसे लिखना है ऑक्सीकरण संख्या को, और उसके बाद ऋणात्मक भाग मतलब ऋणात्मक जो आयन है अगर वो उपस्थित है तो उसे लिखेंगे। ये IUPAC इस तरह से लिखा जाएगा, जो कि सीखेंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा जो उपसहसंयोजी यौगिकों की डिस्कवरी है उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद IUPAC नाम समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी खोज है वो किसने की थी, अल्फ्रेड वर्नर, ठीक है। अल्फ्रेड वर्नर एक वैज्ञानिक थे, स्विस वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर। अब ये काम कर रहे थे कोबाल्ट 3 क्लोराइड और जो अमोनियम का लवण था उस पर, ठीक है। इस यौगिक पर ये काम कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इसमें AgNO3 को मिक्स कर दिया। किसे मिक्स किया, AgNO3 को। तो जैसे ही उन्होंने 3 मोल AgNO3 को मिक्स किया तो उन्हें 3 AgCl के अणु मिले, ठीक है। क्या मिला, 3 AgCl के अणु मिलते हैं, तो एक यौगिक का फॉर्मेशन हुआ CONS3 का होल 6 Cl3। मतलब क्या ये यौगिक होगा, इसलिए हमें 3 AgCl मिले होंगे। मतलब वर्नर को 3 AgCl क्यों मिले, क्योंकि तुम्हें पता है उपसहसंयोजी यौगिक में ये वाला भाग तो आयनित होगा ही नहीं जो कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर है, बाहर वाला यौगिक आयनित हो रहा होगा। तो इसलिए देखो जैसे ही इसमें AgCl को मिक्स करेंगे, अगर इसमें AgCl को मिक्स किया जाएगा
मतलब AgNO3 को तो क्या होगा कि जो 3Cl है Ag से रिएक्शन करके क्या बना देगा 3 मोल AgCl। अगर हम इसको चेंज कर दें जैसे इस तरह से हो जाए CH3NH3 का होल 5Cl, एक Cl को अंदर भेज दिया है और 2 Cl बाहर है। तो अगर इसमें AgNO3 मिलाएंगे, ठीक है, AgNO3 मिलाएंगे तो हमें केवल 2 मोल AgCl का पीपीटी मिलेगा जो कि व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का अवक्षेप मिलेगा। कितने मोल? 2 मोल का ही मिलेगा। वजह यही है क्योंकि जितने Cl बाहर होंगे उतना ही AgCl निकलेगा। अगर इस तरह का होता CONH3 का होल 4Cl2, ठीक है, ये है, तो तुम्हें पता है कि AgCl इसमें मिक्स करेंगे तो कितने मोल बनेगा? 1 मोल AgCl मिलेगा केवल। केवल कितना मिलेगा? 1 मोल। और अगर हम AgNH3 का होल थ्राइस Cl3 अगर Cl3 है और इसमें अगर AgCl मिलाते हैं तो हमें पीपीटी नहीं मिलेगा। सीधी वजह है उसकी क्योंकि यहाँ पर कोई आयन उपस्थित नहीं है, तो इसलिए हमें इसमें पीपीटी नहीं प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? तो ये इस तरह से उन्होंने उपसंयोजी यौगिक की खोज की है। और वो कैसे? पहला उपसंयोजी यौगिक है वो कौन सा है? CONH3 का होल 6Cl3। तो ये है। अब हम इनका IUPAC नेम समझते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारे पेपर में जरूर आएंगे ये। तो जैसे हमारे पास है K3FeCN का होल 6, ठीक है, ये है K3FeCN का होल 6। उपसंयोजी यौगिकों का जो IUPAC नेम है, ठीक है, IUPAC नेम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता होनी चाहिए। अब जो CN है ये लिगेंड है, इसे साइनाइड मतलब नेगेटिव लिगेंड है, साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? साइनाइड। लेकिन IUPAC नाम लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसे हम साइनाइडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइनाइडो। क्योंकि जो ऋणात्मक लिगेंड है उनमें पीछे DO जोड़ना पड़ता है, तो इसलिए जैसे Cl होता, Cl माइनस को हम क्लोराइड बोलते हैं, लेकिन क्या बोलना पड़ेगा? क्लोराइडो। अगर नाम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? क्लोराइडो। इसी तरह से Br माइनस है, IUPAC नेम लिखेंगे तो हमें ब्रोमाइडो। केवल उपसंयोजी यौगिकों में करना है, कार्बनिक रसायन में ये रूल अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर अगर याद करेंगे, केंद्रीय धातु का सबसे पहले तुम्हें याद कर लेना है। देखो पोटेशियम है तो इसकी 3 पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि एक पोटेशियम की कितनी होती है? +1, तो 3 की +3 हो जाएगी। इसकी तुम्हें निकालनी है तो यहाँ पर X लिख लो आयरन के नीचे, और यहाँ Cn कितने हैं? 6 हैं। एक Cn की कितनी होती है? -1, तो -6 हो जाएगी। कोई आवेश इस पर नहीं है तो बराबर में 0 लगाओगे, सॉल्व करोगे तो -3 बचेगा क्योंकि +3 तो हट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा? +3। तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिल गया है जो कि हमें रोमन अंकों में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये रफ काम है, वैसे तुम उसे कर लोगे। अब हमें नाम लिखना स्टार्ट करना है। मैंने तुम्हें अभी अभी बताया था कि सबसे पहले गोले के जो बाहर अगर धन आवेश है, मतलब धन आयन उपस्थित है तो उसका नाम लिखेंगे। अगर यहाँ ऋण आयन होता तो उसका नाम सबसे एंड में लिखा जाता है। तो पॉजिटिव है तो इसे इसलिए हम क्या लिखेंगे? पोटेशियम, ठीक है। क्या लिखना है? पोटेशियम, ये लिखा। उसके बाद हमें उपसंयोजी गोले में प्रवेश करना है। अब ये Cn है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि धनायन लिखने के बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं पहले, फिर धातु का लिखेंगे, फिर ऑक्सीकरण संख्या, फिर अगर ऋण आवेश उपस्थित है तो उसका नाम होगा, मतलब प्रत्यायन उपस्थित है तो। अब यहाँ पर देखो Cn है, Cn लिगेंड है तो Cn का नाम पहले लिखेंगे। Cn को क्या बोला जाता है? साइनाइड। लेकिन ये ऋणात्मक है इसलिए इसे हम बोलेंगे साइनाइडो। 6 है इसलिए 6 को बोला जाएगा हेक्सा साइनाइडो,
ठीक है, क्या लिखना है, साइनाइडो, ये लिख लिया। उसके बाद आयरन है ये, ठीक है, ये क्या है, आयरन, लेकिन ऋणात्मक लिगेंड होने की वजह से हम इसे फेरेट लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखना है, फेरेट लिखना है। अगर उदासीन या धनात्मक लिगेंड होता तो आयरन लिखा जाता, लेकिन ऋणात्मक लिगेंड है इसलिए इसे क्या लिखेंगे, फेरेट। तो यहां पर हो जाएगा फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 है, जो कि रोमन में लिखनी है, थर्ड, बस, ठीक है। यहां पर कुछ होता तो लिखते, लेकिन है नहीं, तो ये इसका नेम होगा। अब यहां तुम्हें दिखाई दे रहा होगा इतना भाग मैंने लगातार लिखा है, कोई स्पेस नहीं है बीच में, तो मैं भी नहीं छोड़ना है। आईयूपीएसी का नियम है कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको इसी तरह से लगातार लिखते हैं। तो ये हो गया नेम। इसी तरह से हम और बनाएंगे। तो यहाँ पर तुम्हें समझ आ गया, पहले क्या लिखना है, धनायन अगर बाहर उपस्थित है, धनायन। उसके बाद लिगेंड लिखना है, तुम्हें कैसे लिखना है, लिगेंड को अल्फाबेटिकली, लिगेंड के बाद फिर धातु, है ना, केंद्रीय धातु परमाणु को लिखना है। केंद्रीय धातु परमाणु के बाद फिर किसे लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद अगर ऋणायन उपस्थित है तो उसे लिखना है, ठीक है। तो ऋणायन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अगर धनायन यहाँ पर नहीं होता तो इसको भी नहीं लिखते। तो जो है उनका नाम तुम्हें इस तरह से क्रम से लिखना है। अब दूसरा यौगिक लेते हैं, ठीक है, सेकंड यौगिक लेते हैं और उससे देखते हैं। दूसरा यौगिक लिया है जैसे CONS3 का होल 6Cl3, ठीक है, ये है। अब तुम्हें पता है इसमें कोबाल्ट क्या है, धातु है, NS3 क्या है, लिगेंड है, और Cl3 क्या है, ऋण आयन, है ना, जो कि प्रत्यायन होता है। तो यहाँ पर क्या है, ऋणायन, तो ये ऋणायन है। अब तुम्हें मालूम है कि जो NH3 है, पता होना चाहिए NH3 कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, जिसे एमीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एमीन। NH3 उदासीन लिगेंड है, इसे एमीन बोलेंगे। जो उदासीन लिगेंड होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव कितनी होती है, 0 होती है। तो अब हमें लिखना स्टार्ट कर देना है। पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल देते हैं। देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या तुम्हें याद करनी है तो X लिख दिया। ये पूरा जो अणु है NH3 ये उदासीन है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो 0 होगी। बाकी फिर देखना यहाँ पर ये Cl है, एक Cl की माइनस की 1 होती है, तो यहाँ 3 है तो कितनी हो जाएगी, 1 इंटू -3, मतलब -1 इंटू 3, तो डायरेक्ट मैंने -3 लगा दिया। कोई आवेश नहीं है, 0, तो X कितना आएगा, +3। ओवरऑल जितना नेगेटिव बचा उतना पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या होगा, या फिर पॉजिटिव बच रहा है तो नेगेटिव होगा। लेकिन धातु की ऑक्सीकरण संख्या कभी पॉजिटिव वो नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो सदैव कैसी, पॉजिटिव ही मिलेगी। नेगेटिव अगर आ रही है तो गलत कहीं हो गया है, वो देख लेना तुम लोग। ऑक्सीकरण संख्या हमने निकाल लिया है, कितना है, +3। अब इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता है कि सबसे पहले धनायन अगर है तो उसका लिखेंगे। यहाँ तुम्हें धनायन दिखाई दे रहा है, नहीं है। ऋणायन है तो ये तो बाद में लिखा जाएगा। अब उपसय संयोजी गोले में प्रवेश करना है। लिगेंड इसमें क्या है, NH3, जिसे क्या बोलते हैं, एमीन। 6 है तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन। क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन। उसके बाद धातु लिखना है, केंद्रीय धातु को, जो कि क्या है, कोबाल्ट, है ना। यहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे फेरेट लिखा था वहां, यहाँ अगर ऋणात्मक होता तो कोबाल्टेट लिखते, है ना। अगर ऋणात्मक लिगेंड होता तो क्या लिखते, कोबाल्टेट, लेकिन उदासीन है इसलिए केवल हमने लिखा है कोबाल्ट। कोबाल्ट है क्योंकि उदासीन या धनात्मक लिगेंड है, तो धातु का जो नाम है वही लिखना है। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3 है, जो कि रोमन में लिखनी है, कोबाल्ट थर्ड। उसके बाद क्या लिखना है, क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ तुम्हें ये 3 क्लोराइड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केवल क्लोराइड ही लिखना है। बाहर चाहे पोटेशियम 4 थे तब भी एक पोटेशियम लिखा था, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है। हेक्सा या जितने भी हैं वो केवल इनके लिए यूज करते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर में आ जाता है।
तो ये होगा इसका IUPAC नेम। इसी तरह से और भी हैं, ठीक है, ये लेते हैं K4FE BR का होल 6, ठीक है, इसका IUPAC नेम लिखना है। सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लो। देखो ये 4 पॉजिटिव हो जाएगा, पोटेशियम है क्योंकि, और Br कितना होता है 6 नेगेटिव। ओवरऑल कितना बचेगा माइनस का 2। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की कितनी आएगी +2। ये रूल बताया है, ऐसे ही निकालना है, +2 मिलेगी। अब इसका नेम लिखो, तो पॉजिटिव है पोटेशियम, तो क्या हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। फिर Br लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखते हैं हेक्सा ब्रोमेडो, ठीक है, ब्रोमेडो या फिर इसको ब्रोमाइडो भी बोल सकते हैं, हेक्सा ब्रोमेडो, वैसे ब्रोमाइड बोलते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है तो DO ऐड करना है, इसलिए इसे ब्रोमेडो या ब्रोमाइडो बोलेंगे। फिर आयरन बोलेंगे या फेरेट इसे, क्योंकि ये ऋणात्मक है Br, इसलिए इसे आयरन न बोल के क्या बोलेंगे फेरेट, फेरेट सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा फेरेट सेकंड, यही तो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा ब्रोमिडो फेरेट सेकंड। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकते हैं। और अभी एग्जांपल लेंगे, ये इनमें अभी एक ही तरह का लिगेंड यूज हुआ था, है ना। अब हम 2 तरह के लिगेंड लेंगे। तो जैसे हमारे पास है Mn जो कि मैग्नीज होता है ना, उपसा संयोजी गोले में, और H2O का होल 4 है हमारे पास, और NS3 का होल ट्वाइस है, ठीक है, ये है। और यहाँ पर है Cl2। सबसे पहला काम है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसमें H2O भी उदासीन है तो इसकी भी 0 हो गई, NS3 भी उदासीन है तो इसकी भी 0 हो गई, और क्लोराइड है -1 होती है, 2 है तो -2 होगी, इसकी तुम्हें ज्ञात करनी थी। अब इसमें देखो ओवरऑल -2 है केवल, जितना नेगेटिव उतनी ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगी, मतलब Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +2, ठीक है, +2 ऑक्सीकरण संख्या है। इस तरह से तुम्हें ज्ञात कर लेनी है। अब हमें इनका नाम लिखना है। इसमें तुम्हें कहीं धनायन बाहर, कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर धनायन है नहीं है, तो अब हमें कोऑर्डिनेट स्फीयर में प्रवेश करना है और इसका नेम, लिगेंड का नेम लिखना है। लिगेंड देखो ये दोनों लिगेंड है, और ये क्या है धातु है, जैसा कि तुम्हें पता है। अब इसमें जो H2O होता है इसे बोला जाता है एक्वा, ठीक है, ये क्या है एक्वा, मतलब हिंदी में भी लिख सकते हो। और NS3 है, इसे बोला जाता है एमीन, ये इनका नेम है। अब मैंने क्या बताया था, अगर दो तरह के लिगेंड अंदर है तो उनका नेम तुम्हें अल्फाबेटिकली लिखना है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। अब यहाँ देखोगे दोनों ही एमीन है, मतलब दोनों ही A से स्टार्ट हो रहे हैं, पहला लेटर दोनों का कॉमन है, एक जैसा है, मतलब समान है। तो फिर तुम्हें दूसरा देखना है, इसमें एक्वा में दूसरा लेटर क्या है Q है, और एमीन में दूसरा क्या है M। तो M पहले आता है या Q, M पहले आता है, तो इस आधार पर एमीन को पहले लिखा जाएगा, एक्वा को बाद में लिखा जाएगा। अब इसका नेम लिखते हैं, तो पहले क्या आना चाहिए एमीन, 2 है तो 2 को बोलेंगे डाई एमीन, क्या बोलेंगे डाई एमीन बोलेंगे इसको। फिर उसके बाद आएगा एक्वा, लगातार लिखना है क्योंकि कोऑर्डिनेट स्फीयर वाला लगातार लिखते हैं। अब 4 को बोलते हैं टेट्रा, है ना, टेट्रा एक्वा लिखा। अब लिखना है धातु को, धातु क्या है मैग्नीज है। अब यहाँ तो मैं देख लेना है ऋणात्मक लिगेंड तो नहीं है, ये दोनों उदासीन है, तभी तो ऑक्सीकरण संख्या इनकी 0 थी, दोनों उदासीन है, तो धातु का जो नाम है वही आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे मैग्नीज, ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है 2, तो मैग्नीज सेकंड, उसके बाद क्या लिख देना है क्लोराइड। समझ आ रहा है, ये होगा इसका IUPAC नेम, समझ आ गया। इस तरह से लिखेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, CrH2O का होल 4 Cl2 है, ठीक है, ये है।
अब इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। अब यहाँ तो तुम्हें कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर न ऋणात्मक है न ही धनात्मक है, कुछ भी नहीं है, तो पहले अंदर ही लिखना है। लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, फिर धातु का लिखा जाएगा, है ना, यही तो रूल है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकालोगे, देखो जल तो उदासीन है, मतलब H2O को क्या कहते हैं, एक्वा। पूरा लेक्चर तुम्हें ध्यान से देखना है, नाम लिखना सीख जाओगे। H2O को क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। Cl है, Cl माइनस होता है, वैसे इसे क्लोराइड बोलना है, क्लोराइड कहते हैं, लेकिन ये ऋणात्मक है, इसलिए इसका नेम यहाँ क्लोराइडो लिखा जाएगा, है ना, DO ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये A से स्टार्ट होता है और ये हो रहा है क्लो, C से स्टार्ट हो रहा है, ये A से स्टार्ट होता है, तो तुम्हें मालूम है एक्वा को ही पहले लिखेंगे। क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा हो जाएगा डाइक्लोरिडो, ठीक है, क्या लिखेंगे, डाइक्लोरिडो। उसके बाद क्या लिखना है, धातु का नेम लिखना है। अब यहाँ देखो कि ऋणात्मक भी है धनात्मक भी है, लेकिन देखोगे उदासीन का नंबर ज्यादा है, 4 है, जबकि ऋणात्मक कितना है, 2। तो फिर जिसका मात्रा ज्यादा होती है, उदासीन ज्यादा है, तो क्रोमियम ही लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे, क्रोमियम सेकंड। ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो इसी तरह से तुम लोग लिख सकते हो। मैं 2 एग्जाम्पल देती हूँ, उनका तुम्हें IUPAC नेम बताना है, ठीक है। हाँ, उपसर संयोजी यौगिक में कुछ एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, उसका एक उदाहरण और समझ लो, जैसे K3, ठीक है, जैसे कोबाल्ट है, NS3 का OL5 NO2 है, ठीक है। अब ये जो NO2 है वो एम्बिडेंटेड लिगेंड है। अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है धातु के साथ, देखो इस तरह से बॉन्ड बनते हैं, 5 अमोनिया मॉलिक्यूल बना रहे होंगे बॉन्ड, जबकि एक NO2 बना रहा है, तो नाइट्रोजन अगर बनाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ हर जगह अमोनिया है, तो ये होगा N नाइट्रो। क्या लिखते हैं इसको, N नाइट्रो लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये एम्बिडेंटेड है, ONO, ऐसे भी बंद बन सकता है, तब हम इसको O नाइट्रो कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, O नाइट्रो। अब तुम्हें इसे सॉल्व कर देना है, बाकी पहले की तरह ही लिखा जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखते हो यहाँ पर, तो कितनी होगी, -1 तो NO2 की होती है, और Cl बाहर कितना है, -2, तो टोटल -3 हो रहा है। NH3 तो उदासीन ही है, तो इसकी 0 होगी, तो टोटल -3 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +3, ठीक है। तो ये है। अब लिगेंड को लिखना है अल्फाबेटिकली, तो पहले यही आएगा, पेंटा, 5 एमीन है, तो इसे बोलेंगे पेंटा एमीन। क्या बोलना है, पेंटा एमीन। N नाइट्रो, N नाइट्रो क्यों लिखा, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ बॉन्ड बना रहा है। अगर ONO लिखा होगा तो O नाइट्रो लिखेंगे इसको, ठीक है, N नाइट्रो। फिर क्या आएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट। उसके बाद थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर, और बाद में क्या है, क्लोराइड। तो आयन को तो इसी तरह से लिखते हैं। तो ये है इसका इनका IUPAC नेम। अब जो तुम्हें दिया जा रहा है वो तुम्हें खुद बताना है, ठीक है। एक तो NiCO का होल 4 है, CO मैं बता देती हूँ, ये उदासीन होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, बाकी इसे कार्बोनिल कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। तो इसका नेम बताना है, एक तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, चेक करेंगे कितने बच्चों ने सही बताया है। और एक है MnH2O का होल थ्राइस Cl3, ठीक है, Cl, इसका होल 4 कर लो Cl2, ठीक है, ये है। तो इसका तुम्हें नेम बताना है। H2O पता है, एक्वा है, Cl2 क्लोराइड डो होता है, तो इनके IUPAC नेम बताने हैं। आगे कोई और लेक्चर लेंगे इसी का, उपसर संयोजी यौगिक या हाइब्रिडाइजेशन से संबंधित, ठीक है। IUPAC नेम इसी तरह से लिखे जाएंगे।
तो आप लोग देख सकते हो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।